हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर प्लीज करना मत भूलिएगा। लड़की इधर आओ। वो जो लान की तरफ जा रही थी, हशमत हिल की करहत आवाज सुनते हलक तलक करती छोटे छोटे कदम लेती उनके पास पहुंचे थे। जी किधर जा रही थी तुम? और ये हाथ में क्या हुआ है? हाथ में पकड़ी हबाड़ को साइड पर रखते हुए बोले थे वो। ऐसे ही लान में जा रही थी, काम खत्म हो गया था और ये हाथ पर बस थोड़ी सी चोट लगी है। उन्होंने हनकोरा भरा था। मरियम बता रही थी कि तुम किसी दूसरे कमरे में रह रही हो। उन्हें ज्यादा बात को लंबा चौड़ा नहीं किया था और ना ही उसे बैठने को कहा। जी, वो फकत इतना ही बोली थी। अब वो प्राय रास्त उनको देख रही थी और दिल में न जाने क्या सोच रही थी। जो भी सोच रही थी सोचकर उसके खूबसूरत चेहरे पर दिलफ्रेसी मुस्कुराहट छा गई थी। मगर हशमत हिल की अगली बात सुनते वो मुस्कुराहट तो जैसे नापैद हो गए थे। सकीना, सकीना, इस लड़की का सारा सामान आले के कमरे में रखो। ये आज से उसी के कमरे में रहेगी। वो थोड़ी दूर काम करती सकीना को बुलाते हुए हुक्मिया लहजे में बोले, जबकि आफाक को अपनी मौत सामने खड़ी महसूस हुई थी। इस जालिम सफाक शख्स के साथ एक कमरे में रहना, उसे तो लगा था कि हशमत हिल उसको मरवाना चाह रहे थे। मगर मैं इधर ही ठीक हूँ, इस हवेली में मेरा हुक्म चलता है। बेहतर होगा तुम भी ये बात समझ लो। बीबी हो मेरे बेटे की और आज से उसी के कमरे में रहना। और जाओ अभी और बुलाओ उसे मेरी तरफ। वो दो टोक लहजे में बोलते और फाफ हलक तार करती सीढ़ी की तरफ मुड़ी थी। ऐसा कुछ तो उसने दूर दूर तक कहीं भी नहीं सोचा था। वो तो आली के सामने जाने से डरती थी, तो ये कहाँ उसके साथ एक ही कमरे में सोच सोच कर जान लबों को आ रहे थे। हेलो सर, कैसे हैं? वो 2 दिन से थे किधर? हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। सार ने अपने अजली नरम लहजे में कहा था। मैं भी ठीक। अच्छा सारा, ये हुरिया किधर है? 2 दिन से वो भी नहीं आई, जबकि वो जानती है ये केस कितना बड़ा और जरूरी है। इतना वर्क किया है हमने मिलकर उस पर, और अब वो आ नहीं रही। ना ही 2 दिन से कोई कॉल मैसेज मैंने किए तो नो रिस्पॉन्स। हुमा बिना रुके बस बोलती गई थी। हनकोड़ा पड़ते उसने अनाबी लब दांत तले काटे थे। वो किसी जरूरी काम से गई है, जाना जरूरी था वरना ना जाती। अगली हियरिंग में वो ही जाएगी। अगली पेशी क्यों? दुआ करो इसी में फैसला हो जाए और वो जाए जेल की सलाहों के पीछे। हुम्मा ने बाकी बातें छोड़ते अपने मतलब की बात का जवाब दिया था। उसने दरवाजा खोलते हुए उसने आली के कमरे में कदम रखा था। खुश पड़ते लबों को ताक करते उसने चारों तरफ निगाह दुराई, मगर मीर आली से कहीं भी नजर नहीं आया था। ये किधर है? दिव्या उससे ही बड़बड़ाती, हाथों से बालों का कान के पीछे करते वो इधर खड़ी कंफ्यूज हो रही। जब स्कीना उसका सामान लिए कमरे में डाल रही थी। बीबी जी, सामान किधर रखूं? स्कीना ने उसका सूटकेस और कुछ हाथ में पकड़े सामान की तरफ देखते हुए कहा था। तुम इधर ही रख दो। लब काटते उसने उल्टे हाथ से इशारा करते हुए कहा था। जी बीबी जी। स्किनर ने सुड़कर रखते हुए हाथ में मौजूद चीजें भी सोफे पर रखी थी और नजर दिव्या पर डालते वो भी कमरे से निकल गई थी। उसके निकलते दिव्या ने भी निकलना चाहा था, मगर तभी वॉशरूम का दरवाजा खोलकर आली बाहर निकला था। तुम किसकी इजाजत से मेरे कमरे में आई हो? और ये सामान किसका है? एक ही पल में उसके सपा पहुंचते उसने पहले साथी पे हैरत से सामान की तरफ देखते हुए कहा था। वो एकदम से गड़बड़ा गए थे। दोनों हाथों की उंगलियों से खेलते हुए नीली खूबसूरत आंखों में मासूमियत व खौफ समाई इस दियो को देख रहे थे। और फिर बेएहतियाती 2 कदम पीछे। वो मैं ये क्या वो मैं लगाई हुई है? क्यों आई हो मेरे कमरे में? और सामान किसका है? उसके बाजू को अपने हाथों के साथ गिरफ्त में लेते वो एक एक लफ्ज चबाकर बोला था। 2 कदमों का फासला सिमट गया था। पूरा चेहरा गलाल हो गया था। खौफ से हथेलियां पसीने से तर हो गई थी। वो ये आपका कमरा नहीं आबा, मेरा मतलब है कि अब मेरा भी है। तो हलक ताक करती वो हिम्मत जमा करते हुए उसकी सी आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़ते हुए बोले। अच्छा। समझने के अंदाज में कहते वो 2 कदम पीछे लेते हुए दोनों हाथ सीने पे बांधे खड़ा अब उसे देख रहा था। ये तुम्हारा कमरा है और ये सामान भी तुम्हारा है। अगर तुम्हें किसी ने कहा है कि तुम इधर रह सकती हो, मगर तुम्हें किसने कहा है कि तुम इधर रह सकती हो? मैं तुम्हारा वजूद इस हवेली में नहीं बर्दाश्त कर पा रहा और तुम मेरे कमरे में ही आने की बात कर रही हो। पल में उसका लहजा सपाट हुआ था। अब तो जरूर इधर ही रहूंगी। वो उसको तपा देकर मजे से बोली, मगर जैसे ही नजर उस पर पड़ी वो दांत जुबान तले दबा गए थे। मुझे आपके बाबा साईं, उसने बुरा सा मुंह बनाया था, ने कहा है कि बीवी जो होती है उसके शोहर के कमरे में रहना होता है, और यह भी कि नकाह जैसे भी हुआ हो मगर हो गया है, इसलिए आप बिना कोई बहस के चुपचाप अपना कमरा मुझसे शेयर करें। वो उल्टा हाथ साथ साथ नचाते बोलती। उसके पट्टी में मुकीम हाथ को देखते वजी चेहरे से सर तासा खत्म हुए थे। उसे चौंक से देखा था। उसे तो लगा था कि बदतमीज होने का सर्टिफिकेट देकर इस बार, मगर वो तो खामोश था। उसने हाथ से नजर उठाते हुए देखा था। वो सामने सोफा है ना, अगर रहना है तो इधर रह लो। उसे सोफे के अलावा कमरे की कोई भी चीज को भी हाथ लगाया
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके कदरे करीब आते नजर उसके खूबसूरत चेहरे पर टकाए। वो आपके कदरे नरम लहजे में बोला था। तो सामान किधर? हैरत से उसे कुछ बोलना चाहता। श्श। वो अपनी शहादत की उंगली उसके नरम गुलाबी लबों पर रखते उसे खामोश करवा गया था। खामोश। अभी तो बड़ा बीबी बीवी और शोहर शोर कर रही थी। इतना नहीं पता कि शोर के सामने अगम अगा नहीं करनी चाहिए, उसका कहा सा मानना चाहिए। एक कदम और करीब होते वह सड़सड़ाते लहजे में बोला था। उसको अपने करीब देखकर वह गड़बड़ाते हुए पीछे हुई, मगर दरवाजे के पास वह दरवाजे के साथ ही पिन हो गई। मीर की सांसों की तपश अपने चेहरा महसूस करते खौफ से उसने आंखें जोर से मिचली थी। मीर, मुझे जाना है, वो आपको बड़े साईं बुला रहे हैं। मीर ने आगे बढ़ते हुए अपना हाथ दरवाजे पर टकाया था और हल्का सा उस पर झुका था। जब भी वो खौफ से जल्दी जल्दी बोले, आंखें खोलने की कोशिश हरगिज भी नहीं की थी। आज के बाद अगर गलती से भी खुद को मेरी बीवी कहा तो शोहर बनने में पल नहीं लगाऊंगा। और यकीन मानो, मुझे अपने शोहर के रूम में देखकर काफी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए, प्यारी लड़की। उल्टे हाथ से उसके सीधे कान के पीछे से बाल निकलते वो जोन मैनी बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारती। दिव्या ने झट से आंखें खोली। खौफ से उसका चेहरा लट्ठे के मान सफेद हो गया था। दिल सीने की बजाय कानों में गूंजने लगा था। नहीं कहूंगी। उसे बामुश्किल बात पूरी की थी और पट्टी लगे हाथ को उसके सीने पर रख के उसे दूर करना चाहता। आली की नजर उसके फूले गुलाबी गाल पर जम सी गई थी। उसे लगा वो बहुत ही नरम होने थे। उसके दिल ने अचानक ही उन्हें छूने की ख्वाहिश की थी। दिल के वापर लापेक कहते वो झुका था उसके गाल पर और बहुत ही हल्के से उसके गाल पर अपने लब मिस किए थे। वो उसकी सोच से भी ज्यादा नरम व मुलायम थे। दिल की हालत अजीब सी और थी। मीर, उसे पूरी शिद्दत से उसे दिखा देकर पीछे किया था। उसके वहमों गुमान में भी नहीं था कि मीर ऐसा भी कुछ कर सकता है। दिल इतनी तेज से धड़का था कि गोया सीने से बाहर निकल आएगा और फिर वह पल में दरवाजा खोलते कमरे से बाहर भागी। हाथ को घने बाल में फेरते उसके बच्चे चेहरे पर दिल फ्रेज से मुस्कुराहट थी। फिर मगर सिर्फ कुछ पल के लिए बीवी, बोलते हुए उसके वजीर चेहरे पर चट्टानों की सी सहती दर आए थे। सफेद घुटनों तक आते फ्राक के साथ ही सफेद कैपरी पहने वो यूनी में दाखिल हुई थी। उसका फर्स्ट डे था। चारों तरफ नजर घुमाने के बाद वो एक तरफ अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ती। वो सबको देखती जा रही थी जब वो अचानक किसी से टकराई थी। एक हाथ माथे पर रखे वो सिसकी थी। तसादम इतना जबरदस्त था कि हाथ में पकड़ी कुछ किताबें और मोबाइल गिर गए थे। बैग भी बाजू तक आ गया था। आपको नजर नहीं आया था? पल में होश में आती चीही थी। साथ में नीचे बैठे अपना मोबाइल उठाया था। उसने अब तक मुकाबले को देखने की जहमत ना की थी। चेहरा टूटी स्क्रीन को देखकर लाल हो गया था। मुझे तो नजर आता है मैम, शायद आप पहली बार यूनी आई हैं जब भी पागलों की तरह घूम रही हैं। जमान हिल जो अब तक मुस्कुराकर उसको देख रहा था अब गंभीर आवाज पे बोला, जाहिल इंसान, फर्स्ट डे आऊंगी तो ही सेकंड डे आएगा ना। और अगर मैं पागलों की तरह आपको लग रही थी तो आपको चाहिए था पागल से दूर रहते। जल्दी जल्दी चीजें से मेरी वो जले हुए लहजे में बोले थे। वो बस टिकटिकी बांध उसको देखे जा रहा था। दिल कंट्रोल से निकल रहा था। वो भी नफरत करता था उसे, बदला लेने आया था। चीजें समेटती वो ऊपर उठी थी। पहली निगाह ही उसकी जमान हिल पर गई और फिर इधर ही साकत हो गई थी। सांसें पल में मुंतशिर होने लगी थी। वो यकटक बस उसे देखे जा रहे थे। अरे जमान, तू इधर है? मैं पूरी चुन्नी में ढूंढ आया। और ये लड़की कौन है? जैन यकदम कहीं से कूद पड़ा था और बाजू जमान के कांधे पर फैलाए वो इलाफ को देख रहा था। कोई नहीं है ये। जमान ने जब काफी देर उसकी बेबक नजर इलाफ के वजूद पर देखी थी, नागवारी से बोला, साथ ही अपना कंधा दूर किया था। हेलो ब्यूटीफुल, जैन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा था। वो कुछ देर उसके बढ़ाए हुए हाथ को देखती रही थी। फिर एक नजर जमान को देखा जिसकी खून हवा नजरें जैन के हाथ पर थी। हेलो, उसके मजबूत हाथ से अपना नाजुक हाथ हिलाती वो खुश दिली से बोली थी। हाथ में पकड़े मोबाइल पर गिफ्ट मजबूत हो गई थी। जमान हील की वो लाल अंगार होती हुई आंखों से इन दोनों के हाथों को देख रहा था। रगे तन सी वाज़ेह हो रही थी। आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास दिखा दूं। इलाफ ने हैरत से इस पागल को देखा था जो उसका बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लिए लंबे लंबे डग पड़ता जा रहा था। वो तो चल रहा था मगर इलाफ को भागना पड़ा था उसके कदमों से मिलाने के लिए। ये है क्लास तुम्हारी। अब इधर आकर क्लासरूम में इसको छोड़ते वो स्पॉट लहजे में बोला था और उधर लंबे लंबे डंग पड़ता वहां से चला गया था। हैं, ये क्या था? मेरी मर्जी, जो भी करूं मैं। उसकी दूर होती पूछ को देखती वो हैरत से बोलती, वैसे है तो बहुत हैंडसम। उसके आगे वो खिलकर मुस्कुराए थे। 2 दिन गुजर गए थे। आज उसका यूनी में तीसरा दिन था। उन 2 दिनों में उसने इस खूबसूरत शख्स को दोबारा देखने की काफी दुआएं की थी जो उस दिन के बाद से कहीं नजर भी नहीं आता। धूप की वजह से वो बाबर हाथ सामने कर देती, फिर थक कर नीचे कर देती थी और फिर आहर में वह झंझलाई हाथ नीचे करती सारी चीजें बैग में डालने लगी थी। मगर अचानक ही उस पर छाँव छा गई थी। वो आहरी बुक बैग में डालती हुई मुड़ी थी। तुम? एकदम से अपने सामने देखते दिल जैसे खुशी से फूले नहीं समारा था। क्यों, मैं इधर नहीं आता था? बामुश्किल उसके चेहरे से नजर हटाते वो सामने देखते हुए बोला था। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे क्या, जिधर आओ जिधर जाओ। अच्छा,
उसका मतलब है कि मैं इधर बैठ सकता हूँ। वो कहते साथ ही उसके साथ ही बेंच पर बैठ गया था। उसके बैठा देखकर वो भी आंखें घुमाती उसके साथ ही बैठ गए थे। मेरा नाम जमान जमान हील। सामने देते वो आराम से उस पर बम फोड़ चुका था। जमान हील, वह हल्क ताक करते बोलती, आंखों में बेचैनी थी। एक पल को उसे वो 11 साल जमान याद आ गया था। गुलजार हिल का बेटा, तुम तो शायद आप भूल भी गई होगी। उसकी बात की तस्दीक करते उसने साथ ही जैसे शिकवा भी किया था। मुझे तो कोई समान हिल याद नहीं है। वो साफ मुकर गए थे। लहजे में बौखलाहट आ जाती। अचानक से उसे सब याद आया था जिसे वो भूल गए थे। अच्छा, तो शायद तुम फिर इलाफ हिल नहीं हो। तो तुम मुझे जानते थे पहले से दिन से ही? जानता था, बल्कि और भी बहुत कुछ जानता हूँ अपने और तुम्हारे बारे में, जिसकी खबर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। और क्या जानते हो? बहुत कुछ, मगर अभी बता नहीं सकता ना। वो उसी को देखते हुए बोला था। फिर कब बताओगे? इलाफ को तजस्सुस हुआ था। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मुझ पर यकीन करने लगी हो। उसी को देख रहा था। और मैं क्यों यकीन करूंगी कभी तुम पर? उसका इतने यकीन से कहना कुछ हजम नहीं हुआ था। क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। वो कुछ तला हुआ था। हमारा तला होना कुछ हाथ समझ में नहीं आया था। जब भी बस खामोश हो गए थे। चलो आज से दोस्त हैं फिर। जो दोस्ती बचपन में अधूरी रह गई थी वो अब मुकम्मल कर लेती है। नहीं, दोस्त नहीं बना सकता तुम्हें, स्पॉट लहजे में कहते एक पल को रुका। दोस्त तो हजारों हैं। तुम्हें दोस्त नहीं बनाना चाहता, दोस्त से भी हास बनाना चाहता हूँ, बहुत हास। उसके पास होते हल्का सा कान के पास जूते उसने गंभीर आवाज में जैसे अमृत खोला था और फिर वो रुका नहीं था। लंबे लंबे डग पड़ता वो वहां से गायब हुआ था। यूनिट ज्वाइन के हुए उसे 5-6 महीनों से ज्यादा हो गए थे। काफी कुछ बदल गया था। अब वो पागल लड़की हर वक्त समान हिल के साथ रहने लगी थी। वो एक बड़ी दुनिया को फरामोश कर चुकी थी। उसे अब चाह कभी जमान के सिवा कुछ नजर नहीं आता था और ना वो देखना चाहती थी। जमान हिल भी उसके साथ ही पाया जाता था। न जाने वो क्या महसूस करता था इस लड़की के लिए, वो खुद भी नहीं जानता था। जब जब बाप का सोचता उसका खून खोल जाता था। उसे इलाफ उसके पूरे खानदान से जैसे नफरत होती थी। और जब वो जली लड़की उसके साथ होती थी वो सब भूल जाता था। उसके साथ के सामने वो कुछ याद नहीं रख पाता था। उसकी खुशबू को अब वो हजारों खुशबू में पहचान सकता था। कभी कभी उसका दिल दुखता था कि बेकसूर का सजा दे रहा था, मगर फिर ये सोचकर बेहिस हो जाता कि बेगुनाह तो वो भी था। फिर क्यों 11 साल की उम्र में यतीम कर दिया गया? उसके आगे वो कुछ सोच नहीं पाता था। उसे सिर्फ बदला सूझता था। अब इस महीने में 1-2 बार भी हशमत भी मिला था उसे, और काफी मिर्च मसाला लगाकर बातें बनाई जिसका कोई भी वजूद नहीं था। और वो जो सब पर यकीन करता गया था, आंखें बंद किए। और वो लड़की जिसे सफेद रंग से इश्क था, वो लड़की जो सफेद गुलाबों की दीवानी थी, वो लड़की जिसे बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को सर करने का जुनून था, वो मासूम जो जमान हिल से इश्क कर बैठी थी, वो इस मासूम के साथ बेवफाई कर रहा था। इलाफ हील जिसने उसे दिल में बसाया था, वो बेवफा इसी दिल में हंजर घोंप रहा था। मान, बाबा साईं ऐसा नहीं कर सकते। बाबा साईं कातिल नहीं हो सकते। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। पिछले 10 मिनट में 10 बार दोहराई हुई एक बार फिर दोहराई थी। जानता था यकीन नहीं करोगे मुझ पर। वो कुछ तला हुआ था। बुरी आंखें लाल हो रही थी। वो बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। आज 5 महीने बाद जमान ने उसे सब कुछ सच बताया था, और ये भी कि वो इसकी मांग थी, और ये भी कि उसके बाप कातिल था, जमान हिल के बाप का। ये वो सच थे जिनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं था, मगर दोनों को इतना गरा गया था कि वो अपनी असली झूठी शक्ल खोते सच की शक्ल इख्तियार कर गए थे। और अब ये सच झूठे सच सच बनने असल सच का मार गए थे। जाओ अब तुम्हारा ड्राइवर आ गया। और हाँ, अपनी हवेली के किसी पुराने मुलाजम से अपने बाप से पूछ लेना, जवाब मिल जाएगा। कहते हुए वो लंबे लंबे डग पड़ता वहां से दूर होता चला गया था। लाल हवेली के लॉन्च में मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। इलाफ, बैठो। बात नहीं बाबा, बस मुझे इतना बताएं कि क्या मेरी मंगनी बचपन में हो गए थे, और क्या आपने किसी का कत्ल किया है? बाबा, सिर्फ हाँ ना में जवाब देना प्लीज बाबा, मेरा सर दर्द से फट रहा है प्लीज। वो बेबसी से चीखी थी, मगर फिर भी आवाज ऊंची नहीं थी ज्यादा। हाँ, हुई थी तुम तीनों की मंगनी बचपन में ही, और कत्ल मैंने किया। ये झूठ। उनकी बात पूरी होने से पहले वो बेशकीनी से मुंह पर हाथ रखती बाहर को भागी थी। ये झूठ था, इल्जाम लगाया था। बाकी के बच्चे वे लफ्ज वो बहुत ही धीमे से वो बड़बड़ाए थे। वो मुंह तकिए पर छुपाए हुए बस रोए जा रही थी। पूरे कमरे में उसके रोने की आवाज गूंजी थी, जब अचानक ही कमरे में रोने के साथ साथ मोबाइल के चंगाने की आवाज सुनाई दी थी। उसने एक पल लगाया था उठने में, जैसे वो जानती थी फोन किसका है। उसने मोबाइल उठाकर देखा, जहां पर समान कॉलिंग लिखा रहा था। कॉलिंग जस्ट करते उसने मोबाइल कान के साथ लगाया था। एक बार फिर वो रोने लगी थी। जाना, जाना, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? प्लीज चुप हो जाओ। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? सब हैरियत है ना? दूसरी तरफ से समान हिल की बौखलाई भी आवाज आई थी। जमान,
कुछ भी हैरियत नहीं है जमान, वो रोने के दरमियान में ही बोली थी। दूसरी तरफ बैठे जमान हिल ने गहरा सांस लिया था। कहीं दिल में उसने कोई दुआ तो की थी कि काश दलावल ही झूठ में ही सही मगर इनकार कर दे। एक उम्मीद थी जो टूट के थी। जमान, जमान तुम मुझे छोड़ दोगे? जमान प्लीज, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, प्लीज। देखो जमान, तुम्हारे बाबा को मेरे बाबा ने मारा है ना, मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। जमान प्लीज, वो रोते सिसकते बोली थी। वो एक पल को तड़पा था उसे छोड़ने का ख्याल। यह ख्याल तो वो हमेशा से तड़पा देता था। वो नहीं जानता था कि वो कैसे रह पाएगा इस दिल फरेब खुशबू के, इस पागल दीवानी लड़की के। वो खामोश हो गया था बिल्कुल। जमान, जमान तुम खामोश क्यों हो गए हो? प्लीज प्लीज जमान, मैं इन सबको छोड़ दूंगी, प्लीज तुम मुझे ले जाओ यहाँ से। जमान, हम नकाह कर लेते हैं प्लीज। उल्टे हाथ से गाल साफ करते उसने रोते हुए कहा था। मगर दरवाजे के करीब खड़े साहिल हिल और अफाफ हिल और मोबाइल की दूसरी तरफ बैठे जमान हिल, तीनों के सर पर जैसे धमाका हुआ था। ये एक बुलंद व बाला खूबसूरत बिल्डिंग थी जो हाई सोसाइटी के लोगों के लिए, फ्लैट्स के लिए बनाई गई थी। साहिल ने चारों तरफ नजर घुमाई थी। उसका मुलाजम उसका सूटकेस उठाकर लेकर गया था अंदर। अभी वो लिफ्ट में दाखिल होने ही वाला था कि कोई नाजुक वजूद आकर उसे बुरी तरह से टकराया था। आउच! वह हल्का सा चीखी जबकि साहिल सीरियसली उसे नजरअंदाज करते आगे बढ़ा था। बदतमीज, जाहिल, पागल, साइको। उसके ज्यादा देखकर वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती नीचे से अपना मोबाइल और बुक उठाते लिफ्ट की तरफ आगे थे। लिफ्ट के बंद होने से पहले वो पल में अंदर दाखिल हुई थी और मुंह बनाकर सामने खड़े साहिल को देखा था जो मोबाइल में गर्क हो गया था। अभी कुछ सेकंड नहीं गुजरे थे जब अचानक की लिफ्ट डगमगाने लगी थी और अंदर लगा बल्ब बाबा रोशन होते फिर बंद हो जाता था। साहिल ने परेशानी से मोबाइल बंद करते इधर उधर देखा था। जब उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर गई थी। बूढ़ी आंखें में पहले पुरसोच की लकीर उभरी, फिर परेशानी और फिर हैरत शनासी और फिर उसकी बूढ़ी आंखों की पतलियां गुलाबी होने लगी थी। दोनों हाथों की मुट्ठियां उसने इंतहाई शिद्दत से बीची थी कि उसकी रगें उबलने लगी थी। दबाव में कुछ पुरानी यादें सुभरी थी। बई हान, क्या हाल है? साहिल ने नूरहान के कंधे पर हाथ रखते बड़ी मोहब्बत से कहा था जैसे उसकी पहली महबूबा हो और काफी अरसे बाद मुलाकात हुई हो। जी साईं, सब ठीक है। तो क्या तुम्हारा साईं नहीं आया? वो गौर से गाय में झांकते हुए बोला था। नहीं सरकार तो नहीं आई। अब वो खौफनाक बंदा क्रस्त आवाज में बोला था। मगर अब वो मासूम साहिल हिल तो नहीं था जो या तो बेहोश हो जाता या फिर हमेशा के लिए सो जाता। उसकी कट खौफनाक आवाज इधर भी काम नहीं आती। अच्छा, चलो अगली बार वो सही। साहिल ने आपके स्पॉटलाइट में कहा था। ये बैग से सलामत उस तक पहुंचा देना। उसने हाथ में पकड़े हुए बैग को शीशे के अंदर पैसेंजर सीट पर रखते हुए सख्त लहजे में कहा था और एक सरसरी सी निगाह पिछली सीट पर डाली जहां पर सफेद लिबास में मलबूस उसे एक नाजुक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई मिली थी जिसके खूबसूरत मासूम चेहरे पर बेजारी के तासात वादे थे। कुछ सेकंड ही उसे देखते वो पीछे हुआ था। अपने साइंस से कहना कि साहिल लौट आया और इस बार साहिल उसे सहारा नहीं देगा बल्कि डबो देगा। वो सर्द स्पॉटलाइट में बोला था। नूरहान जैसे बंदा गड़बड़ा सा गया था। जी सरकार। नूरहान ने इधर उधर सबको देखते हलक तार करते हुए कहा था। साहिल ने मुड़कर एक नजर सबको देखा था और फिर शाने बेनियादी से और चादर एक तरफ कंधे पर डालते चलता वह भीड़ से निकल गया था। उसने डिम डिम होती लाइट में एक बार फिर इस लड़की को देखा था जो अब रो देने को थी। कोई शक बचा नहीं था। वो पहचान गया था उसे। वो महाम हशमत ही थी। वो जान क्या था यहाँ भी हशमत उसे पीछा छोड़ गया। गुस्से के बाद उसका दिमाग फटने लग गया था। उसका बस नहीं चला था कि वो सामने खड़ी लड़की का सच में कत्ल कर देता। महम तो खौफ के बस मुंह ही मुंह में कुछ पड़ रही थी। उसे कोई सुरकार नहीं था कि उसके साथ खड़ा नफूस के सर पर उसको देखा क्या जुनून तारी हो गया था। कितनी नफरत गहरी हुई थी। वो नहीं जानती थी कि साथ खड़ा नफूस उसके सांसें रोकने की तमन्ना कर रहा था। गुस्से से उसने अपने हाथ की मुट्ठी पूरी शिद्दत से लिफ्ट की वाल पर मारी थी। वो जो पहले से डरी थी उसके अचानक चीने पर वो बिल्कुल दीवार के साथ लाकर खड़ी हो गई थी। खौफ के बाद उसको पसीना आने लगा था और फिर तो हद ही हो गए थे जब अचानक के साल उसके बिल्कुल करीब होते खड़ा हुआ था और एक हाथ साथ लिफ्ट की वाल पर रखा था और यूं खड़ा हुआ था कि फासला ना होने के बराबर था। माहम सांस तक रोक गई थी। नाम क्या है तुम्हारा? वो इतने सख्त लहजे में बोला था कि माहम के खौफ के बायस पल में आंखें खोलते अचानक नाज़िल होने वाली आफत को देखा था। माहम, वो कपकपाते लहजे में बोली थी। सी आंखें बरसने लगी थी अब तो। पूरा नाम? पूरा उसका माहम कहना अब उसे कन्फर्म कर गया था। वो किसी किस्म की गलतफहमी का शिकार होने वाला शख्स नहीं था। वो अब बाकायदा ऊंचे आवाज में रोने लगे थे। माहम हशमत ही उसका पूरा नाम होते ही साहिल बुरी आंखें शिद्दत से बीचे थी। आ आ आ उसके साथ वाली दीवार पर ही कई पे दर पे वार किए थे। उसका दिमाग गुस्से के बाद छल हो गया था और फिर अचानक लिफ्ट रुकी थी और बिना उसको देखे लंबे लंबे डग पड़ता हुआ बाहर निकल गया था। वो जानता था अगर वो एक पल और इधर आता तो वो लड़की को ही मार देता। जबकि माहम हईल रोते हुए तकरीबन भागते हुए लिफ्ट से निकल के बाहर को भागे थे। बेचैन होती टांगों से वो भागते हुए बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में गई थी जबकि उसके दाएं जाने वाले फ्लैट से अब तोड़ फोड़ और साहिल के गुस्से से चीखने की आवाज से काफी शिद्दत से आ रहे थे।